मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय सरगाटी से और आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के द्वारा संचालित गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं लेकर आया हूं कक्षा 11वीं के लिए भूगोल का पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और उससे संबंधित जो आज का पाठ्य विषय है वह है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इन्हीं थीम पर आधारित पिक्चर को इस पर दिखलाया गया है ताकि इस पाठ्य विषय को रोचक और आसान बनाया जा सके। अब मैं आज के प्रमुख पाठ्य बिंदुओं के बारे में बताना चाहूंगा। आज के प्रमुख पाठ्य बिंदुओं में शामिल है सौर विकिरण, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता, किस प्रकार जो सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय तापन और शीतलन के बारे में, किस प्रकार वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है और वो किस प्रकार शीतलन के द्वारा ठंडा होती है, कम तापमान वहां पर घटता है। फिर हम लोग जानेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में, हीट बजट किसे कहते हैं, क्या होता है हीट बजट में, तो विस्तृत रूप से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग तापमान के बारे में जानेंगे, तापमान का वितरण किस प्रकार प्रभावित होता है, तापमान के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है वह अक्षांश। अक्षांशीय दूरी के साथ साथ तापमान में भी अंतर पाया जाता है। दूसरा उत्तुंगता, सूर्य से आने वाला जो कोण जो होता है, जो आपतित किरणें होती हैं, किस कोण पर पृथ्वी के धरातल पर मिलती हैं, इसके द्वारा भी तापमान प्रभावित होता है। इसके बाद में है समुद्री दूरी, समुद्र से दूरी का तापमान पर भी असर पड़ता है। वायु संगति का परिसंचरण, किस प्रकार वायु धाराएं संचरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती आती हैं, तापमान इससे भी प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं, स्थानीय कारक भी वायु में जो तापमान है उसको प्रभावित करती है। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में, किस प्रकार तापमान घटती जाती है, जो जो हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तो आज के महत्वपूर्ण पाठ बिंदुओं में इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। अब एक एक करके सभी का अध्ययन हम करेंगे। प्यारे बच्चे, आप कल्पना कर सकते हैं एक क्षण जब आप अपने नाक को बंद करते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि क्या परेशानी उत्पन्न हो रही है। धरती पर रहने वाला छोटा सा जीव, चींटी हो या विशाल प्राणी हाथी, वायु के बिना किसी की जीवन नहीं बचाई जा सकती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वायु सबके लिए जरूरी है और साथ ही साथ ये जो वायु है, तापमान है, हम सभी जीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप महसूस भी करते होंगे कि कभी कभी तेज हवाएं बहने लगती है जिसे हम वायु के रूप में जानते हैं। तो ये जो हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, आप जिस स्थान पर खड़े हैं, इसके ऊपर भी एक लंबा सा वायु का दबाव पड़ रहा है, जिसको हम लोग एक पिलर के रूप में हम मान सकते हैं। आप जितना लंबा जितना चौड़ा है, मान लिया जाए कि कोई वस्तु 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, तो धरातल के सतह से लेकर अनंत तक 1 मीटर लंबा और चौड़ा एक लंबा सा जो पिलर बन रहा, उसके दबाव को नीचे वाला जो भाग है वो उसको झेल रहा है। एक लंबा सा इसको हम लोग कहते हैं पिलर के रूप में। हम वायु में सांस लेते हुए भी सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं और कभी उसे महसूस भी करते हैं। क्या आपने हवा को देखा है? Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? Neither I nor you, न मैंने न तुमने। लेकिन जब पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, थरथराती हैं, तो आप महसूस करते हैं कि हवाएं उसे होकर के गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि हवा अदृश्य है, फिर भी हमें कहने का मतलब हम सभी जीवधारियों के लिए काफी आवश्यक है। गतिमान वायु ही पवन कहलाती है, अर्थात गतिशील मूवमेंट में आने वाली हवा। स्थिर हवा को वायु हम लोग नहीं कहेंगे, बहती हुई हवा जो गतिशील है उसे वायु के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर वायु से घिरी हुई है और यह वायु जो चारों तरफ घिरी हुई है एक आवरण के रूप में है, एक घेरा के रूप में है, जिसे हम लोग
वायुमंडल कहते हैं, पर्यावरण के रूप में इसको जानते हैं। ये जो वायुमंडल है विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर के बना है। क्या आप उन गैसों का नाम बता सकते हैं? हाँ, उन गैसों में शामिल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और भी कई गैसें। इन्हीं गैसों का मिश्रण है वायु। हमारे लिए जो प्राणवायु है ऑक्सीजन है, इन्हीं वायुमंडल से हम उसको लेते हैं। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन है। कल्पना कीजिए कि यदि ये गैस ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना हो सकती है? असंभव है। कोई भी जीवित व्यक्ति, कोई भी जीवित जीव जंतु यहाँ पर नहीं रह सकता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है। जल्दी आपका छठ त्योहार समाप्त हुआ है, आपने पूजा किया होगा, भगवान भास्कर को नमन किया होगा। भगवान सूर्य धरती पर एनर्जी के एकमात्र स्रोत हैं। यदि भगवान सूर्य दिखलाई देना बंद कर दें तो तमाम जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम कहें कि संपूर्ण सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में विकिरित भी कर देती है। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको धरातल के द्वारा पुनः वापस भी किया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी ना तो अधिक समय तक के लिए गर्म रहती है और ना ही अधिक ठंडी। मतलब यह लेन देन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दिन में सूर्यातप से सूर्य से निकलने वाली किरणों को पृथ्वी प्राप्त करती है। पुनः दोपहर के बाद जब सूर्य का जो तापमान है वो तिरछे हो जाता है विकिरण के कारण, वो फिर पृथ्वी उस एनर्जी को छोड़ने लगती है। विकिरण ऊर्जा के द्वारा उसको फिर कम हो जाता है तापमान। तो ये लगातार चलते रहता है, दिन रात रात दिन। तो ये फिर इस तरह से ये तापमान बैलेंस बना हुआ रहता है, नियंत्रित रहता है। हम पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा भी समान नहीं होती है। इस धरातल के संपूर्ण भाग में सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वो एक समान प्राप्त नहीं होती है। आप चले जाइए ध्रुव प्रदेश पर, वहाँ तापमान कम मिलेगा। आप चले जाइए कर्क रेखा पर, आप चले जाइए भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में, आप चले जाइए भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो आप पाएंगे कि सर्वत्र एक समान तापमान नहीं है। आखिर क्या कारण है इसका? तो इसका मुख्य कारण है सूर्यातप। अब देखिए, इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल में दबाव में भिन्नता होती है। अब वायुदाब की एक बात आई। वायुदाब क्या है? एयर प्रेशर। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म होकर के गर्म होकर के हल्की होती है और वह ऊपर की ओर उठती है। तो जब तापमान अधिक होगा वायु में, वो गर्म होगा तो वहाँ पर वायु दाब का कम होगा। लेकिन जब वायु ठंडी होती है, संघनित होती है, तो उसका वायु दाब अधिक हो जाता है। वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। अब अगले स्लाइड में हम इसको देखते हैं, सौर विकिरण को। सौर विकिरण क्या है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण किसे कहते हैं? परिभाषा उसका इस रूप में दिया गया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी सतह पर, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के समतल वाले भाग में, समतल अर्थात सतह जिसको हम लोग कहते हैं, पृथ्वी के सतह पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है, जो कि पृथ्वी पर प्राप्त होती है। इसी को हम लोग आगामी सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वह लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है। आप फिजिक्स के चैप्टर में आप 10th में पढ़े होंगे। लघु तरंग दैर्घ्य क्या है? उसका लघु तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्या है? दो आयामों के बीच की दूरी जब कम होती है तो उसको हम लोग लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसी सूर्यातप को हम लोग आइसोलेशन जो है, आगामी सौर विकिरण है, उसी को हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं, सूर्यातप बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्यातप की मात्रा बराबर होती है? जवाब है नहीं। आप जब ग्लोब को एक नजर में देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि यह जो ग्लोब है, जो नमूना बनाया गया है पूरे पृथ्वी का, वह पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि उसे एक विशेष आकृति के रूप में बनाया गया है, जिसे आप कहते हैं जियोइड या भू-आभ। भू-आभ कहने का मतलब ऊपर भी चपटा थोड़ा और नीचे भी, जस्ट लाइक ऑरेंज को आप देखते होंगे, ऊपर में थोड़ा दसा हुआ, ये इस तरह से पूरा फुटबॉल के जैसा गोल नहीं। तो हमारी पृथ्वी भी इसी तरीके से बनी हुई है,
सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। चूंकि अलग अलग दूरी पर ये अलग अलग रूप में पड़ती हैं, तो किसी स्थान किरणें लंबवत चमकती हैं, किसी स्थान पर तिरछी पड़ती हैं। तो आप जानते होंगे कि जहां लंबवत जब सूर्य चमकेगा वहां पर सीधी किरणों के पड़ने के कारण तापमान अधिक होती है, जबकि वायुमंडल में तिरछी किरणों का अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और वहां कम तापमान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त करती है। औसतन वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। आप जानते होंगे कि संपूर्ण वर्ष भर पृथ्वी जो है और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो तापमान में भी अंतर होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है, जबकि 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होता है। सबसे दूरी पर जो होता है उसको हम लोग अपहेलियन बोलते हैं, और सबसे नजदीक जब होता है सूर्य तब उसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं, उप सौर कहते हैं। अब 2 बातें हिंदी में समझने वाली बात है, उप सौर, अप सौर। उप सौर का मतलब हुआ जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो तब उसको उप बोलते हैं। उप का मतलब नजदीक, अप का मतलब दूर। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है तब उसको हम लोग आप सौर के रूप में जानते हैं, आप हेलियन उसको कहा जाता है। जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है तब उसको हम लोग पेरीहेलियन या उप सौर के रूप में जानते हैं। अब 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक वार्षिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारण जैसे स्थल और समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डालता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन या ऐसे कहें हर मौसम में, हर दिन या फिर हर वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यातप में परिवर्तन कई कारणों से होता है, अर्थात हम उसको कई भागों में बांट करके देखते हैं। पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा कारण है सूर्य की किरणों का नति कोण। अब नति कोण क्या है, अगले स्लाइड में उसको दिखलाएंगे, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे नति कोण क्या है और उसका प्रभाव क्या होता है। फिर है दिन की अवधि। दिन की अवधि जब अधिक होगी, स्वाभाविक है सूर्य अधिक समय तक दिखलाई जब पड़ेगा तो तापमान अधिक प्राप्त होगा, तापमान में अंतर पाया जाएगा। वायुमंडल की पारदर्शिता, अभी आप देख रहे हैं जाड़े के मौसम में पारदर्शिता थोड़ी कम हो जाती है धूल कणों के कारण, कोहरा के कारण, तो इस समय अधिक तापमान हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते। जबकि गर्मी के दिनों में खुला आसमान में धूल कण और जो क्लियर वायुमंडल के कारण वहां पर अधिक तापमान की प्राप्ति होती है। वायुमंडल की पारदर्शिता और अंतिम स्थल विन्यास, लेकिन अंतिम 2 कारणों का प्रभाव कम पड़ता है तापमान के प्राप्ति पर। यहाँ पर देखिए नति कोण, इसको आप देख रहे हैं कि सीधे या धरातल के ऊपर में 90 डिग्री के एंगल पर सूर्य की किरणें यहाँ पर चमक रही हैं, जबकि इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी तिरछी किरणें प्राप्त हो रही है। आप बता सकते हैं कि इसमें अधिक तापमान किसमें प्राप्त होगा। सीधे सीधे हम ये कह सकेंगे कि जहाँ पर लंबवत किरणें चमक रही हैं तो ये कम दूरी तय करके पहुंच रही हैं और धरातल को अधिक गर्मी करेंगी, जबकि तिरछी किरणों के कारण यहाँ पर अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इस स्थिति में अधिक तापमान की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर नति कोण अधिक होने की वजह से यहाँ पर कम तापमान की प्राप्ति होती है। तो आप पृथ्वी का जो नमूना देखते हैं पूरी तरीके से गोल है, बीच में उभार है, तो ध्रुव प्रदेश पर ये नदी का कोण अधिक होने की वजह से वहां पर
कम तापमान की प्राप्ति होती है। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है किरणों का नति कोण। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना अधिक होगा किरणों का नति कोण उतना ही अधिक होगा। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है, लेकिन इस भूमध्य रेखा से हम जितना अधिक दूर जाएंगे नति कोण उतना ही अधिक होगा और वहां पर तापमान कम प्राप्त होगा, अर्थात ठंडा होगा। ध्रुव प्रदेशों पर ठंडा अधिक होने का यही कारण है। अब इसके बाद में अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको कि सौर प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है तिरछी किरणों के कारण। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अधिक गहराई से गुजरने के कारण वहां पर 3 क्रियाएं अधिक होती हैं। पहला है अवशोषण की क्रिया अधिक होगी, क्योंकि अधिक हवाओं के संपर्क में आने के कारण तापमान का अवशोषण अधिक हो रहा है। दूसरा प्रकीर्णन, तापमान का प्रकीर्णन भी हो रहा है और विसरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। इसके वजह से तापमान कम पहुंचता है। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, लघु तरंग वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन और अन्य किरणें इंफ्रारेड रेज जो अवरक्त किरणें हैं, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं, उसको अवशोषित कर लेती है और धरातल पर होने वाले जो खतरनाक प्रभाव है उसको रोक लेती है। क्षोभ मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहां पर वायुमंडलीय हलचलें होती हैं, वहां पर गुजरने के बाद अवशोषित कर लिया जाता है अवरक्त किरणों को। यह निलंबित कण दिखने वाला स्पेक्ट्रम जो होते हैं अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणन के कारण फैल जाते हैं। यह प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। आप देखते होंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त, सूर्योदय के समय पूरब में लालिमा और सूर्यास्त के समय में पश्चिम दिशा में लालिमा। इसी प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर होता है, विकिरणन के कारण ये होता है। आकाश का रंग नीला भी दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। क्या पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्यातप का मात्रा बराबर होगा? पहले ही आप सुन चुके हैं कि नहीं। सूर्यातप का जो प्राप्ति है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में आप देख रहे हैं इक्वेटर इज हॉटेस्ट, कूलर एट द एंगल। जो जो एंगल बढ़ते जा रहा है अधिक हो रहा है। यहाँ हॉट था, यहाँ कूलर है और सबसे कूलेस्ट होगा ध्रुव प्रदेशों पर। पोलर रीजन में तापमान और भी कम होगा। जो जो इस इक्वेटर से हम दूर जा रहे हैं तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 45 है, यहाँ 30 डिग्री है और ध्रुव प्रदेशों पर माइनस में भी तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य रेखा पर है तापमान अधिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उससे थोड़ा कम और जो ध्रुव प्रदेश है वहां पर अत्यंत ही कम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस धरातल पर तापमान का स्थानिक वितरण एक समान नहीं होकर के असमान है। उच्च अक्षांशों पर तापमान में गिरावट दर्ज किया जाता है। अब है वायुमंडल का तापन और शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीका है। प्रागैशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। चालन की क्रिया क्या है? क्योंकि चालन की क्रिया के बारे में आपने सुना कि निचली परतों के संपर्क में आने वाली जो वायुमंडल की ऊपरी परत है वो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में गर्म हो जाती है। एक परत ये है, दूसरा परत ऊपर में आया, इसके संपर्क में आने की वजह से ये परत भी गर्म हो जाता है। इसलिए चालन की प्रक्रिया कहते हैं। रॉड को आप इस जगह पे गर्म करते हैं
ये तापमान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाता है। किस क्रिया के कारण? चालन की क्रिया के कारण। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। असमान ताप वाले दो पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी चालन की प्रक्रिया पूरी होती है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए या फिर दोनों का संपर्क न टूट जाए। दो स्थितियों तक चलता रहेगा, या तो इन दोनों पिंडों का संपर्क टूट जाए या फिर दोनों का तापमान एक समान हो जाए, तब तक तापमान का चालन होता रहता है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में तापमान का संचरण होता है, क्योंकि आप देखते होंगे, आप पानी को गर्म जब करते हैं किसी बर्तन में तो वहां पर भी संवहन की क्रियाएं पूरी शुरू होती हैं। ये निचला तली में आप फेंक देते हैं, वो निचला तल गर्म होता है। गर्म होने के बाद वह हल्का होकर के ऊपर उठता है, फिर ऊपर में फैलने के बाद में जल धाराएं फिर नीचे की ओर आती है और ये लगातार चलते रहता है। संवहन की क्रिया के द्वारा वो पूरे पानी को गर्म कर देता है। ठीक यही स्थिति संवहन की क्रिया हवाओं में भी होती है और तापमान को बढ़ा देती है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतर अभिवहन या एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, खासकर उत्तरी भाग में, गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं, इसी अभिवहन का ही परिणाम है। ग्रीष्मकालीन दिवस में हम देखते हैं, हम सभी लू का अनुभव करते हैं, ये वायु के अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और स्वयं पृथ्वी गर्म जब हो जाती है तब उस प्राप्त गर्मी को, उस प्राप्त तापमान को पुनः विकिरित भी करना शुरू कर देती है। गर्म होने के बाद में उसको रिलीज करती है और उसी उष्मा के रिलीज होने की वजह से आसपास का तापमान बढ़ता है। आप अधिकतम तापमान जो दिन में दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सुबह में नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा। 10 बजे तापमान अधिक नहीं महसूस कीजिएगा, 12 बजे भी अधिक तापमान महसूस नहीं कीजिएगा, 2 बजे अधिकतम रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी से जो विकिरण शुरू हो जाती है तो 2 बजे तक वो उसको अधिकतम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम लोग पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ग्रीन हाउस गैस आजकल हम लोग धड़ल्ले से भी रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, एसी का उपयोग करते हैं, तो उस रेफ्रिजरेटर से, उस एसी से ग्रीन हाउस गैस निकलता है। सीएफसी गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में काफी मददगार है, तो जिसकी वजह से तापमान में और वृद्धि दर्ज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली जो तापमान है उससे वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं होता है, बल्कि सूर्य से प्राप्त सूर्यातप से पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण ऊर्जा है उससे फिर पूरे वायुमंडल को गर्मी प्राप्त होती है। अब हम लोग समझेंगे हीट बजट के बारे में। बजट क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा ही बजट होता है। हीट बजट भी लेखा जोखा है, आय व्यय का लेखा जोखा। लेकिन सूर्य से निकलने वाला जो तापमान है उसका आय और उसका फिर व्यय कैसे होता है उसको हम लोग हीट बजट के रूप में जानते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है 100% है। यहाँ पर 100% जो धरातल पर पहुंचे अलग अलग रूपों में प्राप्त हो रही है और विकिरित भी हो जा रही है। यहाँ सोलर रेडिएशन को आप 100% के रूप में देख रहे हैं। फिर लिखा हुआ है 5% व्यय, किसके कारण? बादलों में और एटमॉस्फेयर में। फिर यहाँ पर आप देखते हैं 50% ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड
धरातल तक 50% पहुंचती है। फिर 5% यहाँ पर आप इस रूप में देख रहे हैं रेडिएशन के द्वारा वायुमंडल में किस प्रकार वापस हो जा रही है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं चित्र 9.2 में ऊष्मा बजट को दिखलाया गया है। पृथ्वी के ऊष्मा का ना तो अवशोषण ना तो ऊष्मा का संचय करती है ना ही ह्रास करती है। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को ना तो खर्च करती है और न ही उसको जमा करके रखती है, बल्कि कुछ समय तक स्थिर रखती है और फिर उसको रिलीज कर दी जाती है। जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप बराबर हो, मान लिया जाए कि सूर्य की सतह से पूरे 100% ऊष्मा प्राप्त आप कर रहे हैं। सूर्यातप का वो मात्रा उसका 100%। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊष्मा का कुछ अंश या तो परिवर्तित हो जा रही है प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा या फिर अवशोषण की क्रिया के द्वारा सोख लिया जाता है। शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। मान लीजिए 100 इकाई में यदि सूर्यातप सूर्य से मुक्त होती है तो 35 इकाइयां पृथ्वी के आधार तक पहुंचने के पहले ही अंतरिक्ष में सोख लिया जाता है। अब शेष बचा कितना? 100 में से 35 अवशोषित कर लिया गया, शेष बचा 65 इकाई। 27 इकाइयां बादलों की ऊपरी छोर से और 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चली जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्र अर्थात वैसा प्रदेश जो बर्फ से ढका हुआ है, वहां से सूर्यातप जो प्राप्त होता है उसका 2% भाग वहां से भी रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है और 27 इकाई जो है वह वायुमंडलीय जो बादल है उससे वापस कर दिया गया। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। परावर्तन कितना का हुआ? जो वापस कर दिया गया बादलों के द्वारा, जो वापस कर दिया गया हिमाच्छादित प्रदेशों के द्वारा, उसको हम लोग पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाई में को छोड़कर शेष 65 इकाई अवशोषित होती है, जिसमें 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी पे। 51 और 14 में पुनः यहाँ 65 इकाई का हिसाब किताब। 35 इकाई तो पहले ही वापस चला गया, शेष बचा 65 इकाई। 65 इकाई में से 14 वायुमंडल में, 51 पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। यह जो 51 इकाई जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ उसमें से 17 इकाई सीधे अंतरिक्ष में वापस चला गया। 51 में से 17, शेष बचा 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। 34 इकाई में से 6 इकाई वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा कुल 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, जिसमें से 14 इकाइयां सूर्यातप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, और यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 65, अर्थात जितना प्राप्त किया उतना वापस किया, न रखा न लिया, जितना कुल आय बराबर कुल व्यय। तो इस प्रकार इसे हम लोग हीट बजट के रूप में जानते हैं। उसको यहाँ पर ग्राफिक रूप में दिखाया गया है। लघु तरंग के द्वारा सौर विकिरण, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल बादल यहाँ पर 100% है। 6% जो है अंतरिक्ष में प्रकीर्णन के द्वारा पहुंच गया। 17% पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हो रहा है। 34, अब इसको इस रूप में हम लोग देखें, 100%, 27 और 2 29 और 6 35 अंतरिक्ष में वापस चला गया। शेष बचा कितना? 65। 100 में से 35 को घटा देने के बाद में शेष 65 बचा। शेष 65 का हिसाब किताब हम लोग नीचे देखते हैं। 14 वायुमंडल के द्वारा अवशोषित, 34 पृथ्वी के द्वारा अवशोषित और 17 पृथ्वी द्वारा अवशोषित है। 17 और 34 मिलकर के 51 और 64 मिल जाता है तो 65 और 35 मिलकर पूरा का पूरा 100 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग दीर्घ तरंगों के द्वारा विकिरण को इस रूप में दिखाते हैं। इसे ही हम लोग हीट बजट कहते हैं। प्राय परीक्षा में आता है हीट बजट क्या है, किस प्रकार हीट बजट को आप चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है।
अब यहाँ पर देखते हैं पार्थिव विकिरण। दो तीन चीज यहाँ पर समझना है। ये जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, जो जो हम इससे दूर हटते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कमी हो रही है। किसका कमी हो रहा है? तापमान की कमी हो रही है। यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री के आसपास में तापमान का अतिरेक हो रहा है, जिसको सरप्लस हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो वापस लौटने वाली ये इकाइयां 65 इकाइयों को संतुलन कर देती है, जो पिछले बार हम लोग बताया सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का उष्मा बजट है या उष्मा संतुलन है। संतुलन की अवस्था किसको कहते हैं? जितना तराजू की इस पलड़े पर उतना ही तराजू की इस पलड़े पर, जितना लेते हैं उतना दे देते हैं। कुल आय बराबर कुल व्यय। तो ठीक उसी प्रकार से कुल उष्मा प्राप्त कुल उष्मा खर्च दोनों संतुलन में आ जाता है। यही कारण है कि उष्मा के इतने बड़े हस्तांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। दिमाग में बात है, बाप रे रोज तो सूरज चमक रहा है, रोज तापमान आ रहा है, तो धरती गर्म काहे नहीं हो रहा है? क्यों गर्म होगा भाई? जितना आ रहा उतना तो फिर वापस कर दिया जा रहा है। बस कुछ समय के लिए रोक लेती है पृथ्वी। तो हीट बजट संतुलित करके पूरे धरती को रख रहा तापमान को। पृथ्वी की सतह पर कुल उष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या किया गया, पहले बताया जा चुका है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग अक्षांश पर तापमान प्राप्त जो होता है वो अलग अलग होता है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष यानी सरप्लस पाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों में वो घटा होता है। कुछ भागों में ऋणात्मक भी संतुलन होता है। चित्र 9.3 में दिखाया गया है। पृथ्वी 9.3 चित्र, ये जो हमारा है 9.3 है, इसमें दिखाया गया है ये 0 डिग्री अक्षांश है। हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री तक सरप्लस है। देख रहे हैं ये ग्राफ में, लेकिन 40 डिग्री से हम जो जो बढ़ते जा रहे हैं, कमते जा रहा है तापमान, यानी यहाँ पर सरप्लस है और यहाँ पर डेफिसिट है। डेफिसिट का अर्थ ही होता है घाटा। यहाँ पर तापमान पर घाटा लग रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है। फायदा घाटा मिला बराबर हो जा रहा है कुल मिला जुला करके। हीट बैलेंस में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये इस रूप में हम लोग देखते हैं कि अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है अक्षांशों के द्वारा। यह चित्र दिखलाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, लेकिन ध्रुवों के आसपास में कमी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय ताप संचरण के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता है और उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। कौन कौन सा प्रदेश जमा हुआ है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जमा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पूरे किस प्रकार से एल्बिडो है, जिसको हम लोग पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये दिखलाया गया उसको घास के द्वारा 20 से 30% तक ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है। पूरा पिक्चर को हम लोग पिछले बार भी हम लोग इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तापमान क्या है? तो सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है, सूर्यातक की अन्योन्य क्रिया जो भूपृष्ठ के साथ होती है, और इसे ऊर्जा उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला है अक्षांश रेखा, दूसरा समुद्र तल से दूरी, तीसरा स्थान की उत्तुंगता, चौथा है समुद्र से उसकी दूरी, वायु सन्निधि का परिसंचरण, ठंडे और गर्म जल धारण की उपस्थिति और स्थानीय कारक। अक्षांश हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से आप जितना दूर जाएंगे तापमान कम होते जाएगा। तो अक्षांश का प्रभाव हमने उस रूप में देखा। उत्तुंगता का मतलब एल्टीट्यूड, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है, और यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थान पर तापमान अधिक होता है। समुद्र तल से आप जितना दूर जाएंगे तापमान वहां पर कमता जाता है। यहाँ पर इस चित्र में दिखलाया गया है, चित्र 9.4 है। यह जनवरी के महीने में पूरे विश्व का तापमान किस प्रकार पाया जाता है। आप जानते होंगे 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि वह रेखा जो एक समान ताप वाले स्थानों से होकर गुजरती है उसे हम समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
समताप रेखा, सम का मतलब होता है बराबर, ताप मतलब तापमान, वह रेखा जो समान तापमान वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है समताप रेखा। तो आप यहाँ देख लीजिए 60 डिग्री, ये नीचे के ध्रुव प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये रेखाएं सीधे गमन कर रही, सीधे ही है। लेकिन जो जो हम 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं यह थोड़ा टेढ़ा सीधा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भाग जो है समान तापमान के मामले में सीधे सीधे ये रेखाओं का गमन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा अलग अलग स्थान से टेढ़ा होकर के तापमान में कमी वृद्धि को दर्ज किया जा रहा है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेल्सियस है। ऊपर की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं 1000 मीटर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। समुद्र तल से दूरी, अभी आपने पढ़ा पहले ही कि समुद्र से जो दूर जाते हैं समुद्र के आसपास वाले स्थान में तापमान अधिक होता है, लेकिन जो हम दूर जाते हैं वहां पर तापमान घटता जाता है। वायु संगति और महासागरीय जलधाराएं, महासागरों में 2 प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधारा, दूसरा है गर्म जलधारा। तो जलधारा गर्म जलधारा जब स्थलीय भागों की ओर प्रवाहित होगी स्वाभाविक है कि स्थलीय भाग को भी गर्म कर देगी। यदि ठंडी जलधारा धरातल की ओर आ रही है तो वहां पर तापमान घटेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जलधाराओं का प्रभाव तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं तापमान का वितरण किस प्रकार होता है। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि उसे हम समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समताप रेखा क्या है? समताप रेखा वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है, जैसा कि चित्र 9.4 में दिखाया गया है। जनवरी और जुलाई के दो ऋतुओं को वहां पर दिखाया गया है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती हैं, अक्षांश के समानांतर गमन करती है। इस समान प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप में उत्तरी गोलार्ध में होता है, वो भी जुलाई के महीने में। उत्तरी गोलार्ध में तापमान का विचलन अधिक होता है, जैसा कि पिछले जो चित्र में भी आप लोग देख चुके हैं। एक बार पुनः आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, नहीं ऊपर में उत्तरी गोलार्ध होता है। चूंकि नॉर्थ पोल ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान का विचलन अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का विचलन ना के बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी का अधिक स्पष्ट है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध के रूप में जाना जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध के रूप में। चूंकि महासागर दक्षिणी गोलार्ध में ही अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन वहां पर देखा जाता है। यहाँ पर भू संगति और समुद्री जलधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म हो जाता है। समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं और सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है। यह समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। साइबेरिया के मैदान पर यह ज्यादा ही स्पष्ट हो जाता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी और 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का जो माध्य तापमान है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का माध्य तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। यूरेशिया के आंतरिक भागों में यह -18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के
समानांतर चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा इसकी भिन्नता कम तीव्र होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिण और 45 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में यह समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर होती हैं। विश्व रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सबसे अधिक तापमान में अंतर जो होता है यूरेशिया महाद्वीप में दिखाया गया है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर जनवरी और जुलाई के बीच तापमान का अंतर यहाँ पर दिखलाया गया है, वैरी कर रहा है, बीच में कितना टेढ़ा लाइन है, समताप रेखाएं किस प्रकार गुजरती हैं। अब हम लोग तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तापमान का व्युत्क्रमण क्या है? सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। जो जो हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है, जिसको हम लोग सामान्य ह्रास दर कहते हैं। लेकिन कई बार यह स्थिति थोड़ी बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उल्टा हो जाता है, जिसको हम लोग तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। व्युत्क्रमण का अर्थ ही होता है उल्टा, पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों में मेघ विहीन लंबी रात, शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है, क्योंकि रात में सूर्य हम लोग यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता है, तो वो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा है उसको मुक्त कर दिया जाता है। सुबह तक भूपृष्ठ अपने पुरानी स्थिति में आ जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इसे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना होती है। सर्दी के दिनों में आप देखते होंगे, जब सुबह जाते होंगे, बाहर निकलते होंगे, थोड़ा धुंधला धुंधला सा छाया हो रहता है। यह तापमान में व्युत्क्रमण के कारण ही होता है। कुछ ही घंटों तक ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन जो जो सूर्योदय होता है, सूर्य ऊपर चढ़ता है और तापमान नॉर्मल होने के साथ साथ यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण जल की तरह कार्य करती है, अर्थात पहाड़ी जहाज से ऊपर से नीचे की ओर उतरने लगती है भारी होने की वजह से। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाला से पौधे की रक्षा करती है। इसी में एक है प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। मतलब कोई वस्तु यदि अधिक गर्म होता है तो इसका मतलब है कि वह अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगा। कोई वस्तु कम गर्म होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कम ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक छोटी होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसके साथ ही आज का चैप्टर जो है समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका सटीक उत्तर आप जान सकें, याद कर सकें, क्योंकि यह चैप्टर काफी ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सामान्य जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है तापमान से, इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए तो आप इसको देख करके आप बेहतर तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। फिर हम लोग अगले बार जब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गैग गाइडेंस टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।